आज के मुख्य समाचार। सीएम ने चबूतरा गांव में प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। भाजपा शिमला अध्यक्ष केशव चौहान का सरकार पर हमला। लाहौल घाटी में पेट्रोल संकट गहराया। हर थाने में साइबर अपराध सहायता डेस्क। हिमाचल सरकार की अधिसूचना कर्मचारी विरोधी। हिमाचल सरकार पूर्व वेतनमान बहाल करने को तैयार। कर्मचारी मुख्यमंत्री सुक्खू के आश्वासन से हुए संतुष्ट। हिमाचल ने हासिल की 99.3% साक्षरता दर। हिमाचल में पंचायती राज विभाग में ट्रांसफर घोटाला। राइडर नोटिफिकेशन के विरोध में शिमला में हजारों कर्मचारी जुटे। अब समाचार विस्तार से। सीटू की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने 6 सितंबर 2025 को प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना का कड़ा विरोध करते हुए इसे कर्मचारी विरोधी, संविधान विरोधी और न्यायालय अवमाननापूर्ण करार दिया है। सीटू नेताओं ने इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि यह अधिसूचना न केवल हजारों कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का भी स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के 79 श्रेणियों के कर्मचारियों को हर महीने 10 से 15 हजार तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। सीटू नेताओं ने याद दिलाया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि 3 जनवरी 2022 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को भी जनरल पे रिवीजन 6 सितंबर 2022 के तहत नियम 7A का लाभ दिया जाए। यह अधिसूचना उसी आदेश के खिलाफ जाकर जारी की गई है जिसे न्यायालय के आदेशों की सीधी अवमानना हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 6 सितंबर 2025 को कर्मचारियों के विरोध में जो अधिसूचना जारी की गई है, CITU राज्य कमेटी ने उसकी कड़ी निंदा की है। सीटू का मानना है कि यह अधिसूचना वर्ष 2022 में जो नियम 7A के तहत जारी की गई थी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उसका दायरा बढ़ाकर सभी कर्मचारियों को उसके दायरे में लाया था, उसके पूरी तरह से खिलाफ है। इस अधिसूचना के जारी होने से प्रदेश के हजारों कर्मचारी प्रभावित होंगे, उनके आर्थिक हितों को नुकसान होगा। सीटू राज्य कमेटी ने ये मांग की है प्रदेश सरकार से कि 6 सितंबर 2025 को जारी की गई अधिसूचना को तुरंत वापस लिया जाए और जो कर्मचारियों को लगभग 3 वर्ष पूर्व 2022 में आर्थिक लाभ दिए गए थे उनकी बहाली की जाए। सीटू का मानना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार कर्मचारियों के विरोध में काम करती रही है। मोदी सरकार की नव उदारवादी नीतियों के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार भी अपनी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ा रही है, जहां पर आम जनता, कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों के खिलाफ नीतियों का निर्माण हो रहा है। और उसी क्रम में 6 सितंबर 2025 की यह अधिसूचना है। हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार ये दावे करती रही है कि उसने OPS बहाल करके कर्मचारियों के भले का काम किया है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर OPS बहाली प्रदेश सरकार ने थाली में परोसकर कर्मचारियों को नहीं दी थी। ये OPS बहाली के लिए एक बहुत बड़ा निर्णायक आंदोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर कई सालों तक चला, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी उसमें शामिल रहे और उनके आंदोलन और एकता और संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही OPS की बहाली हुई। अगर वाकई में प्रदेश सरकार OPS के प्रति चिंतित होती तो निगमों और बोर्डों में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, आज तक उनकी OPS बहाल क्यों नहीं की गई। और इस OPS बहाली की आड़ में जो कर्मचारियों को जो उनके आर्थिक लाभ हैं, DA का सवाल है, महंगाई भत्ते का, दूसरे जो भत्तों का सवाल है, जो उनके पेंडिंग एरियर्स हैं, उन सब को जो है उस पर कैंची चला रही है प्रदेश सरकार। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम भारी आर्थिक संकट में हैं और दूसरी ओर जो उसके चहेते हैं सरकार के, जो उसके नजदीकी लोग हैं, इवन की जो दोबारा से रिटायरमेंट के बाद जो अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं प्रतिनियुक्ति पर, और जो निगमों और बोर्डों के अंदर जो सदस्य नामित किए जा रहे हैं निदेशक के रूप में या सदस्य के रूप में, या दूसरे जो आला अधिकारी हैं, उनके जो बेनिफिट हैं प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ा रही है। इवन की जो MLA और उसके जो मंत्री हैं
उनके वेतनों में भी इजाफा किया जा रहा है, उनके लिए जो आवासीय सुविधा है उसके लिए भी करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कर्मचारियों को जो बेनिफिट मिलते थे उन पर लगातार जो है कैंची चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों की सैलरी में की गई भारी कटौती को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। भाजपा शिमला जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने इस निर्णय को अन्यायपूर्ण और जन विरोधी करार देते हुए सरकार से इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने जिन कर्मचारियों के बल पर सत्ता हासिल की, आज वही कर्मचारी सरकार की गलत नीतियों की मार झेल रहे हैं। कर्मचारियों की सैलरी को 5 से 25,000 रुपए तक घटाना तो गल की फरमान है जिसे भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों से केवल कर्मचारी ही नहीं, पेंशनर्स और आम जनता भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पेंशनर्स के मेडिकल बिल महीनों से लंबित है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन अटकी हुई है और हेमकेयर जैसी सुविधाएं बंद कर दी गई है। सरकार जनता को लूट कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचा रही है। भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि यदि यह नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया तो पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि भाजपा कर्मचारी संगठनों और जनता के साथ मिलकर सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेगी। इस मुद्दे को लेकर भाजपा जल्द ही राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन अभियान शुरू करने की तैयारी में है। मित्रों की सरकार ने आखिर जिन कर्मचारियों के बलबूते उन्हें झूठी गारंटी देकर सत्ता प्राप्त की, आज उन्हीं कर्मचारियों की सैलरी को 5,000 से 25,000 तक कम करने का जो फैसला लिया है, भारतीय जनता पार्टी उसका कड़ा विरोध करती है और सरकार से निवेदन करती है कि इस नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से वापस ले। सरकार जहां हर तबके को परेशान कर रही है, चाहे वो पेंशनर्स हो, उनके मेडिकल बिल्स पास नहीं हो रहे, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है वो लोग हैं, उन्हें 5-5, 6-6 महीनों तक पेंशन नहीं मिल रही। हिम केयर योजना बंद कर दी, सहारा योजना बंद कर दी। आखिर सरकार चाहती क्या है? सरकार अपने मित्रों को बेनिफिट देने के लिए जहां पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं जो कर्मचारी है हमारे प्रदेश के, उनकी सैलरी 5,000 से 25,000 तक कम कर दी गई, जिसमें लगभग कर्मचारियों की 85 श्रेणियां सम्मिलित है। तो मेरा आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो तुरंत प्रभाव से इस नोटिफिकेशन को वापस लें और जो कर्मचारियों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं उस अन्याय को खत्म करें। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी इस समय भीषण पेट्रोल संकट से जूझ रही है। करीब 2 सप्ताह से मनाली केलांग सड़क बंद होने के कारण भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई है, जिससे क्षेत्र में पेट्रोल की सप्लाई बाधित हो गई है। स्थिति को गंभीर देखते हुए लाहौल स्पीति के उपायुक्त किरण ने तुरंत कदम उठाते हुए लेह प्रशासन से समन्वय कर वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था की शुरुआत की है। डीसी किरण ने जानकारी दी कि लेह के उपायुक्त से संपर्क कर वहां से 2 पेट्रोल टैंकर मंगवाए गए, जिनमें कुल 28,000 लीटर पेट्रोल लाया गया है। इससे घाटी में आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। इससे पहले भी 2 टैंकरों के माध्यम से ईंधन मंगवाया जा चुका है। प्रशासन की ओर से किन्नौर और स्पीति के वैकल्पिक रास्तों से भी पेट्रोल लाने का प्रयास किया जा रहा है। 4 टैंकर इस रूट से भेजे गए थे, लेकिन भारी बारिश और भूस्खलन के चलते ये टैंकर किन्नौर के नेगुलसरी में फंस गए। प्रशासन वहां से भी सप्लाई बहाल करने की कोशिश कर रहा है। उपायुक्त ने लोगों से संयम और सहयोग बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि स्थिति पर प्रशासन पूरी तरह नजर बनाए हुए है। सरकार और जिला प्रशासन जनजीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मनाली केलांग मार्ग बंद होने की वजह से न केवल ईंधन आपूर्ति बल्कि जरूरी सामग्री और दवाओं की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वैकल्पिक मार्गों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर काम किया जा रहा है। जरूरतमंद इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर पेट्रोल वितरण होगा। स्थिति सामान्य होने तक पेट्रोल का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील भी की जा रही है।
पेट्रोल संकट के बीच प्रशासनिक सक्रियता ने दिखा दिया कि आपदा की स्थिति में समन्वय, सूझबूझ और तुरंत कार्यवाही से राहत संभव है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए विवादित राइडर नोटिफिकेशन के खिलाफ आज शिमला में कर्मचारी जुटे। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में यह प्रदर्शन मुख्यमंत्री से सीधी मुलाकात और नोटिफिकेशन को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर किया गया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और अन्य कर्मचारी नेताओं के साथ पेटर ऑफ पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर राइडर नोटिफिकेशन से हो रहे आर्थिक और सेवा संबंधी नुकसान का मुद्दा उठाया। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि यह नोटिफिकेशन कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों पर सीधा हमला है। इससे हजारों कर्मचारियों को 10 से 25 हजार रुपए तक का आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि यह फैसला जन विरोधी है और हजारों कर्मचारियों के विश्वास के साथ धोखा है। नमस्कार। देखिए, शनिवार को एक राइडर से संबंधित अधिसूचना हुई है जिसमें हमारे 89 कैटेगरीज हैं जिनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था और वो बहुत ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट पब्लिक से जिनका जुड़ाव कर्मचारियों को रहता है। ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज थी और उन सबको जब इतना नुकसान हो रहा था तो एक संगठन का ये दायित्व बनता है कि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। और मैं धन्यवादी हूँ पूरे संगठन के साथियों का, और जो साथी इसके दायरे में भी आ रहे थे वो साथी भी आज यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि ये कोई संगठन की ओर से कॉल आज नहीं की गई थी क्योंकि सिर्फ हमने मुलाकात के बारे में जो है हमारा संगठन की ओर से निर्णय था, लेकिन बहुत सारे साथी आज यहाँ पहुँचे हैं। और हमें फिलहाल मीडिया के सूत्रों से थोड़ा मालूम हुआ है कि इस अधिसूचना को जो है वापस लिया जा रहा है। वापस लिया जाएगा तो हम सरकार के धन्यवाद करते हुए अपने घर खुशी खुशी जाएंगे, और अगर इस अधिसूचना को वापस नहीं लिया जाएगा तो आगे की और रणनीति के साथ हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया के सूत्र हमेशा बहुत पुख्ता होते हैं। मीडिया के माध्यम से हमने ज़्यादातर इस खबर को सुबह से हम सुन और पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार में भी कुछ एक लोगों से हमारी बात हुई है। मोस्टली यही लग रहा है कि ये जो है अधिसूचना वापस होने जा रही है। अगर फिर भी वापस नहीं होती तो शाम तक जो है हम अगली रणनीति पे काम करेंगे। यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 हज़ार के लिए बीच जो है कर्मचारी पहुँचे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संकेत दिए है कि पूर्ववर्ती जयराम सरकार के कार्यकाल में दी गई उच्च वेतनमान की अधिसूचना को वापस लेने का निर्णय स्थगित या संशोधित किया जाएगा। कर्मचारियों के लगातार विरोध प्रतिनिधि मंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पेटर ऑफ में कर्मचारियों के जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ और सचिवालय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी, जिनमें प्रदीप ठाकुर और त्रिलोक ठाकुर प्रमुख रूप से शामिल रहे, मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने बताया कि 79 श्रेणियों के कर्मचारियों के इस फैसले से प्रति कर्मचारी 13 से 14 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 में जारी अधिसूचना के तहत 2 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने का प्रावधान था, जिसे हाल ही में मौजूदा सरकार ने वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान साफ किया कि किसी भी वर्तमान कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं होगी। जो कर्मचारी पहले से सेवा में है उन पर यह निर्णय लागू नहीं होगा। यह बदलाव केवल भविष्य की नियुक्तियों पर लागू किया जाएगा। वित्त विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं और प्रमुख सचिव के लौटने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। जेसीसी बैठक जल्द बुलाने पर भी विचार किया जाएगा। प्रोसेस में क्लैरिफिकेशन करनी है कि किसी भी कर्मचारी का कोई जो पे में सोच रहे थे कि 8,000 की कटिंग हो जाएगी, 10,000 की होगी, ऐसे किसी भी प्रकार की कटिंग होगी उसको अमेंडमेंट किया जाएगा। और भविष्य में जो भी कर्मचारी लगेंगे उन्हें एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, जो दे दिया गया उसको वापस नहीं दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश की साक्षरता दर अब 99.3% पहुंच चुकी है, जिसे लेकर प्रदेश भर में गौरव और उत्साह का माहौल है। सोमवार को शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस उपलब्धि को शिक्षा विभाग, अधिकारियों और शिक्षक वर्ग की मेहनत का परिणाम बताया। रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और संसाधनों की सीमाओं के बावजूद जो मुकाम हासिल किया है वह पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। 1947 के बाद जब से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, निर्माता डॉक्टर परमार जी की अगुवाई में जो प्रदेश के प्रति सोच बनी, जहाँ मात्र 7% के
आसपास थी, मात्र 200 आपके स्कूल, और उसका ही परिणाम है कि आज पूरे भारतवर्ष में जो सर्वाधिक जो लिटरेसी रेट है 99.3% वो हिमाचल प्रदेश ने अचीव किया है। मैं सभी अतीत की सरकारें और विशेषकर अपने विभाग के सभी अधिकारी, शिक्षक वर्ग, उनको सबको नमन करता हूं कि आज हम सब के लिए, प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि हमने शिक्षा क्षेत्र में, मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में एक अलग नाम कमाया है, जहाँ पूरे भारतवर्ष में 5 स्टेट्स इस श्रेणी में आती है। जो हमसे पहले भी जो आपकी मैं समझता हूँ प्रदेश को जो आपका टोटल लिटरेट के रूप में घोषित किया गया, वो भी मैं समझता हूँ 99.3% जो हमारा मैं समझता हूँ फिगर बनता है उससे कम है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा पहाड़ी प्रदेश था, दुर्गम प्रदेश था, कई तरह की कठिन परिस्थितियाँ थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे विभाग ने सभी जो अतीत में हमारे सभी सरकारें रही, सभी शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी, हमारे शिक्षक रहे, और विशेष रूप से जो हमारे उल्लास कार्यक्रम से हमारे जो स्वयंसेवी शिक्षक रहे हैं, आज ये गौरव सबको देखने को लगभग, जैसे मैंने पहले कहा, 99.3% ये मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश ने अचीव किया। और हमसे जो पहले, क्योंकि 95% से ऊपर जो आपकी स्टेट्स हैं उन्हें साक्षर डिक्लेयर किया जाता है, चाहे मेघालय की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, यहाँ तक कि गोवा केरला की बात करें, इनका भी जो फिगर है 99 और 95% के बीच है। तो हम सभी हिमाचलियों के लिए, सभी पहाड़ी लोगों के लिए कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी, कई तरह की वित्तीय समस्या होने के बावजूद भी हमने एक बहुत बड़ा जो मील पत्थर था वो स्थापित किया। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश पुलिस ने एक ऐतिहासिक और प्रभावी पहल की है। अब प्रदेश के सभी 138 थानों में साइबर अपराध सहायता डेस्क स्थापित कर दी गई है। यह कदम न केवल ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया दुरुपयोग, बैंकिंग फ्रॉड, पहचान चोरी जैसे मामलों से निपटने में मदद करेगा, बल्कि पीड़ितों को तुरंत और सहज सहायता भी प्रदान करेगा। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का दूसरा राज्य बन गया है, जहाँ प्रत्येक थाना स्तर पर साइबर अपराध सहायता डेस्क की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इससे पहले हरियाणा में यह सुविधा शुरू की गई थी। इस नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी साइबर अपराध के पीड़ित को थाना स्तर पर ही तुरंत मदद मिल सकेगी। शिकायत सीधे राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल से छोड़ी जाएगी, जिससे मामले की समयबद्ध जांच और कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रदेश के सभी पुलिस जिलों में इंटीग्रेटेड साइबर क्राइम एक्सटेंशन यूनिट्स भी गठित की गई है, जो हिमाचल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत कार्य करेंगे। इससे पूरे राज्य में एक सुनियोजित साइबर अपराध निगरानी तंत्र तैयार हो जाएगा। राज्य सीआईडी के साइबर क्राइम विंग के उप पुलिस महानिरीक्षक मोहित चावला ने बताया कि कई बार तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण साइबर अपराधों की जांच में देरी होती है, लेकिन अब पीड़ित सीधे साइबर डेस्क से संपर्क कर पाएंगे और उनकी शिकायत तुरंत पोर्टल पर दर्ज भी की जाएगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सभी पुलिस जिलों में साइबर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो गंभीर मामलों की निगरानी और जांच की गति को तेज करेंगे। हिमाचल पुलिस की यह पहल प्रदेश में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे न केवल अपराधियों पर शिकंजा कसेगा, बल्कि आम नागरिकों में जागरूकता भी बढ़ेगी कि साइबर अपराध के खिलाफ तुरंत कार्यवाही और सशक्त सहायता अब हर थाने में उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए विवादित राइडर नोटिफिकेशन के विरोध में आज अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नेता प्रदीप ठाकुर अन्य कर्मचारियों के साथ पटर ऑफ शिमला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग रखी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारियों की बात शांति से सुनी और स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं करेगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि राइडर नोटिफिकेशन को लेकर पुनः विचार किया जाएगा और भविष्य में इसका प्रभाव केवल नई नियुक्तियों पर लागू होगा। पहले से कार्यरत कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं होगी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद कर्मचारी खुश नजर आए। बैठक के बाद पटर ऑफ परिसर में कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार जिंदाबाद, मुख्यमंत्री तेरा धन्यवाद जैसे नारे लगाए। चाहता हूँ कि ओपीएस बहाली के पश्चात एक थोड़ी सी हमारे कर्मचारियों को एक ऐसा लग रहा था कि ये क्या सरकार के द्वारा एक ऐसी
अधिसूचना हो गई कि पैनिक सा बड़ा क्रिएट हो गया था पूरे प्रदेश में। और हमें भी खुद जो है परसों जब ये नोटिफिकेशन हुई थी तो उसके बाद जो है सही तरीके से मैं ये सच मतलब कह दूँ तो ये ढंग से हमें नींद भी नहीं आ रही थी कि कब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, कब अपनी पीड़ा, अपने साथियों की पीड़ा, अपनी पीड़ा उनके समक्ष रखेंगे और कब इसका समाधान हो पाएगा। तो हमें तो इस मतलब इतना लग भी नहीं रहा था कि इतनी जल्दी इसका समाधान भी शायद हो पाएगा। लेकिन इसका आज ये जो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने मुख से कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है, मीडिया के समक्ष कहा है, हमारे कर्मचारी साथियों के समक्ष कहा है कि उस नोटिफिकेशन को जो है हम विड्रॉ करने जा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सभी मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे ये परसों नोटिफिकेशन हुई थी, आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश के हर एक कर्मचारी तक ये अधिसूचना पहुंची और उसके बाद कर्मचारियों का जो कर्मचारियों की ओर से जो भी प्रतिक्रिया आई, उसके बाद जो है संगठन के रूप में हमने भी कोशिश की कि कर्मचारियों की इस पीड़ा को सरकार के समक्ष जो है जल्द से जल्द रखना जरूरी है। उसी कड़ी में आज यहाँ पूरे प्रदेश से हम यहाँ पहुँचे थे। हालांकि हमने सचिवालय में मिलने का मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का कार्यक्रम रखा था, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी हालांकि सचिवालय चले गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज बहुत टाइट शेड्यूल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी प्रदेश में आ रहे, तो इसलिए वो धर्मशाला जा रहे थे। हमारे कुछ साथी आज यहीं रुकेंगे और हमें विश्वास है कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें अब तो आदेश भी दिखा दिए कि हमने अधिकारियों का आदेश किए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है जो अधिकारी इस प्रदेश को चलाने में माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को चलाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन आदेशों का जो की पालना होगी और आज इस अधिसूचना को जो है वापस लिया जाए। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज विभाग में ट्रांसफर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नेशनल असिस्टेंट चीफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स नाथूराम चौहान ने शिमला में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने वीडियो ट्रांसफर घोटाले पर कड़ा सवाल उठाया है। नाथूराम चौहान ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कई स्थानों पर ट्रांसफर आदेश जारी होने के हफ्तों बाद भी अधिकारी अपनी कुर्सियों पर जमे हुए हैं, जो कि सरकार के बनाए हुए नियमों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि 2023 में हिमाचल सरकार ने एक सख्त ट्रांसफर कानून पारित किया था, जिसके अनुसार ट्रांसफर के 5 दिन बाद भी पद पर बने रहना अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अधिकारी नियमों को ताक पर रखकर पद पर बने हुए हैं और सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में तत्काल जांच बढ़ाई जाए, ट्रांसफर आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाए। प्रदेश से आज का सामने आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पावरफुल जो मिनिस्टर है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर है, और जो मैं तो उन्हें सुपर सीएम भी कहता हूँ, माननीय हर्षवर्धन चौहान जी, जो संसदीय कार्य मंत्री भी है और उद्योग मंत्री भी है। उनकी विधानसभा का एक अजीब मामला है कि एक वीडियो है, वीडियो ऑफिस है तिलौरधार के नाम से, कमलों के नाम से, तिलौरधार के जिला सिरमौर के अंदर पड़ता है। वहाँ पर एक वीडियो साहब थे और उनकी ट्रांसफ़र हुई थी 13/8/2025 को, यानी कि पिछले महीने। लगभग 26 दिन हो गए, 26 दिन अभी हो गए, 26 दिन में उनको ऑर्डर नहीं अब तक, अभी तक भी अधिकारी वहाँ पर बैठे हुए, अभी तक भी अधिकारी अपनी सीट पर बैठे हुए। बड़ा अजीब मामला था ये। इसी संदर्भ में सचिव विकास विभाग हिमाचल प्रदेश ने 3 तारीख को, यानी कि आज से 5 दिन पहले शो कॉज नोटिस निकाला है कि आपका जब ट्रांसफर 13/8 को हो चुका है तो आज तक भी आप सीट पे कैसे बैठे हुए हैं, आप कैसे काम कर सकते हैं। 25 दिन होने के बाद भी अधिकारी ज्यों के त्यों हैं, अधिकारी अपने पद पर बैठे हुए हैं। इसी संदर्भ में एक लेटर निकाला था 2023 में, हिमाचल सरकार ने लेटर इशू किया था। ये लेटर, इसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर के तमाम लोगों के साइन है, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश, तमाम लोगों के, सभी विभागों के साइन इसके ऊपर। इसमें कहा गया है कि 5 दिन के अंदर जिस अधिकारी की ट्रांसफर होगी उसे 5 दिन के अंदर अंदर वहाँ ज्वाइन करना होगा, और अगर वो अधिकारी 5 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं करता तो उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है, उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है, और उसकी वहाँ से रिलीफ माना जाएगा कि व्यक्ति वहाँ पर है ही नहीं, पोस्ट पे ही नहीं, ऐसा मान जाएगा। ऐसे ऑर्डर इसमें लिखा हुआ है जो हिमाचल सरकार ने जारी किया। लेकिन वो व्यक्ति अभी भी है पोस्ट पर, वो वीडियो अभी भी है। अभी ऊपर का खेल है, जब वो ट्रांसफ़र हुई होगी तो ट्रांसफ़र भी ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी, उनकी विधानसभा का मामला है तो उनके द्वारा हुई होगी, कोई और तो बीजेपी वाला तो ट्रांसफ़र करवा नहीं पाएगा, किस और से तो हुआ नहीं होगा ट्रांसफ़र। अब इन्होंने किस आधार पर ट्रांसफ़र किया था और किस आधार पे ये व्यक्ति अभी भी वहाँ रुके हुए हैं 26 दिन होने के बाद भी, ये ऊपर का मामला है।
कौन मंत्री से मिलने आता है, फिर कौन रुकवाता है, कौन करवाता है, कौन, ये अलग विषय। पर इसमें सफ़र कौन हो रहा है? सफ़र इसमें आम आदमी सफ़र हो रहा है, सफ़र इसमें आम जन सफ़र हो रहा है। जैसा कि पिछले 2 हफ्ते पहले माननीय सुखविंदर सुखविंदर साहब ने कहा भी था कि हमने पंचायतों को और अधिक शक्तियाँ दी है, पंचायतों को और पावरफुल बनाया है। जैसे किसी एक प्रधान को 20 काम मिलते थे, तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हमने 20 की जगह 40, 50, 100 काम जितने काम कर सकता है प्रधान अभी आपदा के समय कर सकता है, करने चाहिए, उसमें बाउंड्री खत्म कर दी। मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि हमने लगभग जो भी बजट था, जैसे 1 लाख का, 2 लाख, उसको भी दुगुना कर दिया है कि आप उससे दुगनी राशि भी खर्च कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हमने पूर्ण रूप से शक्तियाँ दे दी बीडीओ साहब को, पंचायतों को, कि वो काम करें। पर हैरानी की बात यह कि 26 दिन से जहाँ पर वीडियो ना हो या जहाँ पर कोई काम ना हो रहा हो, तो नए काम तो छोड़िए, नए सेंक्शन तो छोड़िए, पिछले काम, पिछली सेंक्शन भी लटकी पड़ी है, पिछले सेंक्शन भी अधर में लटकी है अभी। अब देखिए बरसात का सीजन चला हुआ है, मान लीजिए कहीं कोई दीवार लगी है किसी मकान को बचाने के लिए, किसी रोड को बचाने के लिए, किसी कुएं को बचाने के लिए प्रोटेक्शन दीवार लग रही है, वहाँ पर उसका आधा काम हो चुका है या 2/3 काम हो चुका है। बाकी तब होगा जब बजट आएगा, जब सीमेंट आएगा, उसके लिए शेरिया मिलेगा या उसके लिए पैसे मिलेगा, बाकी काम तब होगा। और जब कोई साइन करने की अथॉरिटी ही नहीं है, जब कोई सिग्नेचर नहीं कर रहा है, ना कोई बिल पास हो रहा है, ना पैसे आ रहा है, ना सीमेंट आ पा रहा है, तो जो काम हुआ था वो भी बरसात की वजह से चला गया। वो काम तो गया ही गया, उसके साथ जो घर, मकान या जो जमीन, कुएं, कूल थी, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन दीवार दी जाती है, लेकिन प्रोटेक्शन दीवार तो बनी नहीं वहाँ, उसके साथ वो भी चलता बना। तो जो नुकसान हो रहा है, जो विभाग का नुकसान वो अलग बात है, लेकिन जो व्यक्ति का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चबूतरा गांव का दौरा करने पहुंचे, जहां हाल ही में जमीन खिसकने की घटना के चलते कई घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार संकट के इस घड़ी में प्रभावितों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नुकसान का तत्काल मूल्यांकन कर प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज पर कार्य कर रही है और प्रभावितों के पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता भी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए स्थायी समाधान और पूर्व चेतावनी प्रणाली पर बल दिया जाएगा। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और राहत कार्यों में तुरंत सुधार लाने की मांग की। क्षेत्र में जो भी नुकसान हो हमीरपुर जिला में हुआ है, हिमाचल प्रदेश की सरकार उसका पूरा अध्ययन कर रही है। और मैंने खुद आज सबसे ज़्यादा जो नुकसान वो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, उसके बाद मैदान में हुआ है, बड़सर में हुआ है, हमीरपुर में हुआ है, गोरज में हुआ है, लेकिन वहाँ हमारे सम्मानित विधायक वहाँ जाए गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी नुकसान हुआ है हमारी सरकार आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। और मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि जिसका मकान ढह गया है उस मकान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से, जिसका मकान गिर गया है, 7 लाख रुपया देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना से सिर्फ 1,30,000 आता है, बाकी सारा पैसा हम हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने संसाधनों से आपको उपलब्ध करवाएगी। उसके बाद से 70,000 रुपया जो उसमें कपड़े, बर्तन वगैरह घर में दब जाते हैं, पलंग वगैरह, उसके 70,000 रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार आपको देगी। जिसकी पशुशाला टूट चुकी है या थोड़ा सा ही मकान में सिल्ट आ चुकी है या दीवार गिर चुकी है, उसकी भी सरकार हम आपको 1 लाख रुपया देगी। ये सब अभी जो योजनाएं हैं, जैसे ही बारिश खत्म होगी उस क्षेत्र को हम आपदाग्रस्त घोषित कर देंगे। वैसे हमने हिमाचल प्रदेश के पूरे राज्यों को आपदाग्रस्त घोषित किया है। और 9 तारीख को यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं, हम उनसे भी इस बात की मांग रखेंगे
और आपदा में कोई एक प्रदेश का एक कोना ही नहीं छूता रहा है, पूरा प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। बागवानों का सेब बगीचों में पड़ा है। कुल्लू में मैं जब गया था, आज फिर कुल्लू जा रहा हूँ, वहाँ बागवानों का सेब बगीचों में पड़ा है और बागवान बड़ी मुश्किल से साल की एक फसल उगाते हैं, उन पर उनकी आशा होती है। मैंने दिशा निर्देश दिया कि सबकी सड़कें खोली जाए।